हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं राखी तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बीएड और सी टेट से रिलेटेड चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो जिस पे हम बात कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज स्किल्स की फ़िलहाल के लिए, जिसमें हमने लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और फोर्थ हमारा है राइटिंग स्किल, उस पर हम आज बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको ये प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और लोगों के साथ भी शेयर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि आपका है राइटिंग स्किल। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, टीचिंग ऑफ राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज teaching. Writing is an important and graphical representation of speech. It is an important tool with enable man to organize his thoughts and communicate it to his fellow being. टीचिंग ऑफ राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है आपके लैंग्वेज स्किल की जो प्रोसेस होती है उसमें, क्योंकि राइटिंग को हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे स्पीच का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल इसको माना जाता है। तब हम कहते हैं कि हाँ, बच्चे की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर वे में चल रही है। इसको एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति, एक बालक क्या करता है, अपने जो थॉट्स होते हैं और उसकी जो कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन या विद द हेल्प ऑफ राइटिंग स्किल, जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का इसमें काम करता है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि राइटिंग स्किल सिर्फ एक लिखना नहीं है, बल्कि हमारे थॉट और हमारे आइडियाज़ को एक ऐसा फॉर्म देना है या ऐसा ग्राफिकल फॉर्म देना है जिससे हम दूसरों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सके। और किस रूप में, राइटिंग रूप में, ताकि हम जब हम ओरली हम किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं तो हम पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड हैंड राइटिंग का। सबसे पहले है लेजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बच्चे की जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने योग्य या पठन योग्य होनी चाहिए। यानी कि ऐसी हैंड राइटिंग ना हो कि जो बिल्कुल ही हमें समझ में ही ना आए कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है और कहा क्या गया है, जो कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप ही नहीं हो पा रही है उससे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो लिजिबिलिटी, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है सिंप्लिसिटी। आपकी हैंड राइटिंग में क्या है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल रूप में लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी स्ट्रोक उसमें कर दिए गए हैं। कोई जैसे कि हमने एग्जांपल देखा है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई लोग बहुत ही अच्छा बनाने, अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि एफ़ को बहुत लंबा नीचे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अननेसेसरी दिख रहा होता है आपकी हैंड राइटिंग के रूप में। तो इसलिए हमारी हैंड राइटिंग हमेशा क्या, सिंपल सी होनी चाहिए। तीसरी बात आती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है, हिंदी में इसे कहेंगे समानता। इट मीन्स कि आपके जो हर एक एवरी वर्ड है, एवरी सेंटेंस है, वो एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई वर्ड आप बहुत बड़ा लिख दे रहे हैं, कोई वर्ड आप बहुत छोटा लिख दे रहे हैं, यानी कि उसमें यूनिफॉर्मिटी का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्राइड, यानी कि गुड हैंड राइटिंग क्या है, आपको एक, हम कहेंगे गर्व, जो कहे कि गर्व आपको हो अपनी हैंड राइटिंग पे। इस तरीके की हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए जिससे क्या हर व्यक्ति ये कहे कि हाँ, हैंड राइटिंग हो तो इसकी जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि इसका मतलब होता है भिन्नता। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर एक जो वर्ड है वो अपने आप में, जैसे कि कई बार हम देखने को मिलता है कि जब हम जल्दीबाजी में लिखते हैं तो आर और एस का जो कंसेप्ट है उसमें कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है ये वर्ड ऐसे है या आर है। तो यानी कि हर एक वर्ड क्या होना चाहिए, अपने में भिन्न होता है, हर एक अल्फ़ाबेट भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्पेसिंग, यानी कि एवरी वर्ड और एवरी लाइन और एवरी जो हम कहेंगे इफ़ क्या कहते हैं, आपके अगर अल्फ़ाबेट के बीच में अगर कहते हैं हमें अगर स्पेस चाहिए तो वहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने बिल्कुल चिपकाप के लिख दिया है और कहीं पर क्या है बिल्कुल ना खुला खुला लिख दिया। जैसे कई बार हम एग्जामिनेशन रूम में ऐसा काम करते हैं कि जैसे बड़े स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए होता है कि बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, कहीं पर स्पेस ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर स्पेस कम हो जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्टिव। आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, यानी कि कोई भी अगर उसे पढ़े तो उसे एकदम से तो समझ में आए। दूसरी बात कि हाँ, इसको पढ़ना बहुत इसको जो लिखा हुआ है बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, ऐसी ही हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो आकर्षित दूसरों को कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें कोरिलेशन बिटवीन राइटिंग एंड
थिंकिंग, यानी कि आपकी जो जब हम राइटिंग स्किल करने जाते हैं या कभी हम लिखते हैं तो आपका क्या है, हैंड और आपकी यानी कि आपकी राइटिंग यानी कि हैंड और आपके थिंकिंग एबिलिटी के बीच में कोरिलेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट कहीं और चल रहा है, आप कहीं कुछ और सोच रहे हो और लिख कुछ और रहे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग है, आपका जो थॉट है वो प्रॉपर दूसरे तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए क्या है, उसमें कोरिलेशन होना चाहिए आपके थिंकिंग और राइटिंग के बीच। तो हमने ये बात करी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि गुड हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग स्क्रिप्ट के टाइप्स, यानी कि हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि राइटिंग स्क्रिप्ट के क्या है, आपके 3 टाइप्स देखने को मिलता है, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंडेड स्क्रिप्ट। प्रिंट यानी कि जैसे कि आपको प्रिंट का मतलब यहाँ पे है जो मशीनी द्वारा होता है, जैसे हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स पे जो राइटिंग मिलती है वो हमें प्रिंट स्क्रिप्ट फॉर्म में मिलती है, जिसमें क्या होता है, आपका लेटर क्या है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि लेटर्स आर नॉट जॉइंट टुगेदर। वो क्या है, अलग अलग हर एक लेटर, हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग आपको दिखाई देता है। जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कर्सिव स्क्रिप्ट। कर्सिव स्क्रिप्ट को मीनिंग हम कहेंगे रनिंग राइटिंग भी कहते हैं हम इसको, यानी कि इसमें क्या है, बहुत फ्लुएंट करके हम वहाँ पे लिखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे जो लेटर्स होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जब हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं तो हर एक लेटर क्या है, साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो कई बार क्या है, वो हमें कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्क्रिप्ट, जो कि है आपकी जिसको हम मेरियन रिचर्डसन स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये वाली जो स्क्रिप्ट है राउंडेड स्क्रिप्ट, ये क्या है, इन महोदय ने इस स्क्रिप्ट को दिया है, यानी कि इसका इन्वेंशन किया है। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी प्रिंट स्क्रिप्ट और कर्सिव स्क्रिप्ट दोनों की क्या होती है, कॉम्बिनेशन मानी जाती है। यानी कि इसमें कुछ फॉर्म या कुछ लेटर्स जो हैं कर्सिव फॉर्म के होते हैं, कुछ लेटर्स आपके क्या है, प्रिंट स्क्रिप्ट फॉर्म के मिलते हैं। जैसे कि हम लोग जो लिखते हैं वो ज़्यादातर राउंडेड स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। आप मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे देख रहे होंगे जो कि कुछ आपके कर्सिव स्क्रिप्ट में भी हैं और कुछ आपके प्रिंट स्क्रिप्ट में भी हैं, यानी कि मैंने दोनों का मिक्सचर जो है ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिसको हम कहते हैं राउंडेड स्क्रिप्ट। तो अभी हमने इसमें पढ़ा राइटिंग स्किल को, जिसका हमने मीनिंग देखा। राइटिंग स्किल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है आपके लैंग्वेज स्किल के 4th स्टेप में। ये क्या है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे थॉट थिंकिंग का, जिसे हम पेन और पेपर के इस्तेमाल से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग देखी। उसके बाद हमने इसमें राइटिंग स्क्रिप्ट देखी, जो कि 3 टाइप्स के हैं, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंडेड स्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं इसमें कॉजेज़ ऑफ बैड हैंड राइटिंग की। ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिससे हमारी हैंड राइटिंग क्या है, पुअर होती है या हमारी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहली बात है लैक ऑफ प्रैक्टिस इन राइटिंग। हम क्या है, इनिशियल एज में ही हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिसेस हम कम करते हैं, ओरली हम पढ़ते रहते हैं और राइटिंग इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम कम करते हैं, जिस कारण से क्या है, हमारी राइटिंग स्किल क्या है, बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरा जो है लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ हैंड मूवमेंट। हमें क्या है, यहाँ पे हैंड मूवमेंट करने का फ्रीडम नहीं दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि क्लासेस में आपको इस तरीके से वर्ड को लिखना है, इस तरीके से काम करना है, ऐसे घुमाना है, हाथ को ऐसे घुमा के करेंगे तो अच्छी बनेगी। तो जिससे क्या होता है, हमारी हैंड राइटिंग एक रोबोटिक फॉर्म में हो जाती है। तो यहाँ पे जब हमको हैंड मूवमेंट की फ्रीडम नहीं मिलेगी तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। थर्ड आपका आता है लैक ऑफ गुड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर हमारे बैठने का जो हम कहेंगे हमारी बैठने की जो जगह है, अगर वो सही नहीं है या हमको पॉजिटिव वे में नहीं बैठा जा रहा है, यानी कि कई बार हम क्या ज़मीन में बैठ के लिखते हैं, कई बार हम लेट के ही लिख लेते हैं, कई बार हम प्रॉपर पोस्चर के साथ नहीं लिखते। जिसमें क्या है, प्रॉपर पोस्चर क्या है, आपका प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टेबल और चेयर का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें क्या है आपका हैंड राइटिंग अच्छे से हो सके, यानी कि राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आता है बैड सिटिंग पोस्चर। जैसे मैंने अभी बताया, सिटिंग पोस्चर हमारा क्या है, बैड होता है। अगर हम स्ट्रेट जो आपकी पोस्चर होगा स्ट्रेट फॉर्म में, तो इससे क्या होगा कि आपकी सिटिंग पोस्चर अगर अच्छा होगा तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट और सिटिंग पोस्चर्स का ध्यान रखना सबसे पहला इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वे ऑफ होल्डिंग पेन और पेपर। कई बार क्या होता है कि हम पेन और जो हमारा
पेन है, पेन और पेंसिल, उनको क्या है हम पकड़ने ढंग से पकड़ते नहीं हैं, या बच्चों को जब क्या करते हैं ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या होता है कि उनकी हैंडराइटिंग सही नहीं होती है। जैसे कि हमारे कई तरीके होते हैं, उसमें हम कई तरीके से पेन पकड़ते हैं जो कि हमारी हैंडराइटिंग के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिससे हमारी हैंडराइटिंग नहीं सुधरती है। इमिटेशन ऑफ बैड एग्जाम्पल, ये रिलेटेड आपका ऊपर वाले पॉइंट्स है वे ऑफ होल्डिंग पेन और पेंसिल, यानी कि हम इमिटेट करते हैं बैड एग्जाम्पल्स का, यानी कि हम दूसरों को देख के ही सीखते हैं कि किस तरीके से पेन और पेंसिल को पकड़ना है। तो यहाँ पे टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे क्या है, बच्चों को सिखाए कि किस तरीके से पेन को पकड़ा जाता है, पेंसिल को पकड़ा जाता है, और जिससे आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत बनती है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ बॉल पेन और फाउंटेन पेन एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ राइटिंग। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये सबसे हम कहेंगे पुअर जो चीज़ है आजकल हमारे क्या है कि हम छोटे छोटे बच्चों को पेन पकड़ा देते हैं, फाउंटेन पेन पकड़ा देते हैं स्टार्टिंग स्टेज पे, जो उसकी हैंडराइटिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। जो हैंडराइटिंग अगर हमारी बहुत प्रॉपर खूबसूरत बनानी है तो हमें पेंसिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमें ये क्या है एक कॉज होता है हमारी बैड हैंडराइटिंग का। नेक्स्ट आता है पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक। हमेशा क्या है बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के पेपर पेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे उनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत बन सके। अगर आपकी पेपर ऐसे पुअर क्वालिटी के होंगे कि आपका लिखा हुआ पीछे छपेगा, या उसमें बच्चा क्योंकि क्या करता है ना बहुत डार्क फॉर्म में लिखता है, यानी कि बहुत पेन और पेंसिल को बहुत दबा दबा के लिखता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिफेक्ट इन द स्टूडेंट, यानी कि हमारी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जो कि हमें प्रॉपर हम नहीं बैठ पा रहे हैं, या प्रॉपर वे में हमें सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, हमारी आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपके इस चीज़ को प्रभाव डालते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है आपका फटीग, यानी कि थकान मेंटली और फिजिकली अगर हमारी हम बहुत थके हुए हैं तो क्या होगा कि हम आसानी से हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम वैसे ही थके हुए हैं, ऊपर से हमें प्रैक्टिस हमारी हैंडराइटिंग के लिए दी जा रहा है, तो हमें क्या है वो आसानी से हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, और हम क्या है पुअर हैंडराइटिंग की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आता है इसके लिए इम्प्रूवमेंट के सजेशंस की हम आखिर हैंडराइटिंग बैड हैंडराइटिंग जो है उसको कैसे सुधार सकते हैं, या उसके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारी राइटिंग स्किल को अच्छा बनाने में। सबसे पहली बात आती है इसमें यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड बाय टीचर। हमेशा जब भी हम हैंडराइटिंग सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सबसे पहले क्या करे, जिस वर्ड को या जिस सेंटेंस को वो सिखाने जा रहा है वो उसे क्या करे, ब्लैक बोर्ड पर उसे आसानी से लिखना सिखाए कि कैसे मूवमेंट करके उसको बनाया जाता है, और फिर बच्चे का हाथ पकड़ के उसकी कॉपी में भी सिखाए, जिससे क्या होगा उसे आसानी से ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से इस वर्ड को बनाते हैं, या इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, या इस लेटर को लिखते हैं। नेक्स्ट आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ होल्डिंग पेन और पेंसिल। यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें मैंने अभी कहा हाथ पकड़ के लिखाने वाली बात, तो यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होल्डिंग पेन और पेपर पेंसिल को आसानी से करना सिखाए उन सबसे पहले, तब वो हैंडराइटिंग की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी एंड फ्रीडम वाइल राइटिंग। हमें क्या है कंटिन्यूटी फॉर्म में क्या है राइटिंग, जो हमारा राइटिंग फॉर्म होगा, राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए हम जो प्रैक्टिसेस देंगे वो प्रैक्टिस को में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है राइटिंग को आसानी से कर सके। फिर आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड हैंड, यानी कि आपके क्या है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके माइंड और हैंड के बीच, जिससे कि क्या है बच्चा आसानी से अपनी चीज़ों को लिख सके। फिर आता है आपका डेली प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या डेली रूप में प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चा आसानी से अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सके। अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा, कभी कभी करेगा, तो हैंडराइटिंग में वो जो जैसा गलत लिखता होगा तो वो वैसा ही गलत आगे लिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ 4 लाइन नोटबुक, गुड पेपर एंड इंक। हमेशा स्टार्टिंग स्टेज में क्या 4 लाइन नोटबुक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या प्रॉपर स्पेसिंग सीख सके, प्रॉपर वर्ड को बनाना सीख सके, उसमें यूनिफॉर्मिटी आए उसकी वर्ड और सेंटेंसेस में। तो हमेशा क्या 4 लाइन नोटबुक का अच्छी पेपर क्वालिटी और इंक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म्ड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ, यानी कि एक समानता का भी ध्यान रखना है। वो कैसे होगा, जब हम 4 लाइन नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग हमें सीख पाएंगे वर्ड और सेंटेंसेस के बीच, और प्रॉपर पैराग्राफ के बीच कैसे सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं, कैसे
लिखा जाता है, ये सब हम इसके अकॉर्डिंग सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूज़ ऑफ कैलीग्राफी नोटबुक। हाँ, स्टार्टिंग स्टेज में सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके लिए ये कि कैलीग्राफी नोटबुक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, आसानी से उससे हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना सीख सके। नेक्स्ट आता है आपका पॉस्चर। जैसे मैंने अभी कॉज बताया था आपका कि सिटिंग पॉस्चर और आपका सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। पॉस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी आप लेट के ही लिखना शुरू हो गए हैं या फिर आप बिस्तर में बैठ के ही लिखना शुरू हो गए हैं, आलती पालती मार के बैठना शुरू हो गए हैं और लिखने की कोशिश करें। नहीं, आपको प्रॉपर टेबल चेयर वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत बन सके। लास्ट इसमें आता है इंडिविजुअल अटेंशन। यहाँ पे टीचर का रोल होता है कि वो बच्चों के ऊपर क्या है, इंडिविजुअल अटेंशन है, इंडिविजुअली रूप में ध्यान दे, ताकि बच्चा क्या है आसानी से उसको अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सके। इंडिविजुअली अगर टीचर यहाँ पे क्या है बच्चों को अटेंशन देगा तो बच्चों क्या है आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। तो आज हमने बात करी राइटिंग स्किल की, जिसमें हमने देखा कि राइटिंग स्किल क्या है, उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग देखे हमने। हैंडराइटिंग स्किल की स्क्रिप्ट देखी कि 3 टाइप्स की स्क्रिप्ट है, हमने इसमें इसके कॉजेज़ देखे, फिर हमने कुछ सजेशंस की बात करी जिससे हम हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।